आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर और प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट बोलता है, हर एक के अंदर कोई ना कोई फ़न होता है, सिर्फ उसे तराशा जाता है या ढूंढा जाता है। कोई सेल्फ मेड होता है और कोई किसी इंस्टीट्यूशन से मतलब तैयारी करके आता है या पढ़ाई करके आता है। हमारे इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक नया टैलेंट आता है, चाहे वो ड्रामे से हो, चाहे वो लिटरेचर से हो या फाइन आर्ट से। आज हमारे साथ जम्मू की एक शख्सियत, एक फ़नकारा, मतलब मैं उनके लिए कुछ तारीफ़ के क्या बताऊं, वो तो तारीफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम लूँगा तो आप बाखूबी उनसे वाकिफ़ हो जाएंगे। आपने सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और प्रोग्राम्स, कितने प्रोग्राम्स जो कि टेलीविज़न के हवाले से या फिल्म के हवाले से हैं, उनमें वो दिखते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं कुसुम टिक्कू जी। नमस्कार कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में प्रोग्राम टैलेंट स्पीक में। थैंक यू मुश्ताक जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ दावत दी। थैंक यू। कुसुम का सफ़र, मैं जैसे हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि हमारे टैलेंट स्पीक में जितने भी फ़नकार आए हैं या जो आ रहे हैं, तो जिनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, उन सब का सफ़र मेरी आंखों के सामने से हुआ है। मैंने उन्हें देखा है चलते हुए, अपने साथ भी चलते हुए, और मैं कभी कभी उनके साथ भी चलता था। तो ये सब इसलिए हम सिर्फ उनके जो उनके अंदर टैलेंट है उस पर बात करते हैं। कुसुम जी, आप उधमपुर में थी जी। क्या था वो कौन सा टाइम? क्या स्कूल में था वो दिन, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था या घर में था? वो टाइम जब आपको लगा कि मैंने एक्टिंग करनी, शायद मैं गलत ना हो, आप एक्टिंग में बाद में आई, पहले आप डांस में थी। जी, मैं सर स्पोर्ट्स में थी। मैं बेसिकली हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ और मेरा आना भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक जिसको कहते हैं इस फील्ड में मैं आई। आपकी बात बिल्कुल सही है। स्कूल 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे, कॉलेज में नया नया कदम रखा था और उधमपुर डिग्री कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ प्रोफेसर कुलदीप सिंह जिंद्राइया जी थे। तो उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे NSS NCC हर जगह पार्टिसिपेट करना था और हमारा फर्स्ट जो यूथ फेस्टिवल था कॉलेज का वो यहाँ पे हुआ, इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल यहाँ पे हुआ और उसमें मैं उधमपुर कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आई। और यहाँ पे उस डांस कंपटीशन के दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी पहली प्रोड्यूसर मैडम रूबी सिंह जी भी थी और उन्होंने हमें अपने पास TRC में बुलाया और मैं हमारे साथ इस सफ़र पे हम बाद में आते हैं, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इस आर्ट फील्ड, माशाल्लाह आप डिबेटर भी रही हैं, मेरा ख्याल है आप अच्छी तालिब इल्मा भी थी, लेकिन वो ऐसा क्या चीज़ थी जो जिसने आपको कहा कि नहीं, आर्ट में या परफॉर्मिंग आर्ट में वो एक जगह, वही एक अचानक उन्होंने हमें दावत दी कि आप कल वहाँ पे आइए, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है नंबर 2 पे आया था। फर्स्ट शायद परेड कॉलेज ने ट्रॉफी ली थी, सेकंड ट्रॉफी हमारे नाम हुई थी। तो हमारे को उन्होंने इनवाइट किया कि हमारे सीरियल की शूटिंग चल रही है तो आप लोग वहाँ पे आइए। तो मैं, मेरी फ्रेंड एक और हमारे साथ मास्टर बोधराज जी थे, उनके सेट पे चले गए। वहाँ उनके डायरेक्टर थे अशरफ शॉल जी और वो उन दिनों कास्टिंग कर रहे थे अपनी, उनकी एक सीरीज़ चल रही थी चेहरे नाम से DD1 नेशनल के लिए, और वो अपनी अलग अलग स्टोरीज़ के लिए कास्टिंग कर रहे थे। तो सडनली रूबी सिंह जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, आई एम गोइंग टू सिट डाउन एट होम। तो कहा अच्छा कुसुम, ज़रा ये 4 लाइनें पढ़ के सुनाओ। तो मैंने भी पढ़ के सुना दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आप अगले 10 दिन तक हमारे साथ रहें। मैंने कहा क्या करना है? कहते हैं आपने एक्टिंग करनी है। मेरे लिए बहुत बहुत नई बात थी। एक्टिंग के साथ तो मेरा दूर दूर तक का कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि ड्रामा फेस्टिवल तक मैं भी नहीं कभी काम दिया था, कॉलेज में भी नहीं, डांस तक महदूद थी, डांसर थी कि हर जगह आगे होना है। बट वो जो एक तो हमने भी हामी भर दी। और उन दिनों क्या था कि मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, तो लैंडलाइन पे फादर साहब को फ़ोन किया कि ऐसे जी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं क्या करूं? तो माई फादर ही हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन, ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, मतलब मेरी माई सोल स्ट्रेंथ।
तो उन्होंने कहा कि बेटा इफ़ यू थिंक यू शुड डू इट तो गो अहेड, आई एम विद यू। और बस वो एक शुरुआत हो गई। एग्जैक्ट, वो इनकी शुरुआत थी सीरियल और वही मेरी मुलाकात आपसे भी हुई। सीरियल चेहरे जो कि डीडी नेशनल पे था, और मेरा ख्याल है जम्मू कश्मीर से पहला एक जो सीरियल गया था डीडी नेशनल पे, उसमें ये थी बिल्कुल प्राइम टाइम पे। और कुसुम जी का एक और सफ़र ये भी है कि कुसुम जी हर भाषा में काम करती है, इन्हें अच्छी तरह से अबूर हासिल है डोगरी भाषा पे भी, कश्मीरी में भी, उर्दू हिंदी पे भी, और माशाल्लाह इंग्लिश में भी। ये कहा जा सकता है कि जो एक चीज़ें कहते हैं, ये तो डायरेक्ट हवालदार बन गए, मतलब ना ड्रामा किया ना थिएटर किया, और एक ऊपर वाले की ये रहा कि एक करम रहा इन पे कि सीधा इन्हें दूरदर्शन में, मतलब उस टेलीविज़न की स्क्रीन पे आने का मौका मिला। चेहरे के बाद आपका दूसरा पड़ाव कहाँ था? चेहरे के बाद एक कश्मीरी सीरियल बन रहा था, उसकी शूटिंग उधमपुर के डाक बंगलों में हो रही थी, क्योंकि चेहरे का काम ख़त्म होने के बाद मैं वापस ऑब्वियसली चली गई और मेरा कॉलेज फिर से शुरू हो गया। तो उधमपुर में हॉस्पिटल में उनको एक नर्स के रोल के लिए फिर से एक लेडी की ज़रूरत पड़ी, लड़की की। तो प्रोफेसर कुलदीप सिंह जिंद्राया जो थे वो टेलीविज़न के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपके लिए एक्ट्रेस लेके जाऊँगा, और वो मुझे उस डॉक्टर के, नर्स और डॉक्टर आई डोंट रिमेंबर पूरी तरह से, वो उस रोल के लिए गए। और बाद में ऐसा हुआ कि मुझे एक छोटे से रोल के लिए बुलाया गया था, लेकिन मेरा काम बढ़ के 3 दिन का हो गया। खैर वो भी हो गया। और उसके बाद शिवदत्त जी हमारे एक बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्वर्गीय शिवदत्त जी का ये इंट्रोडक्शन है कि जम्मू में अगर कोई कैमरा का शटर पहली बार जो खोला था टेलीविज़न के लिए, वो स्वर्गीय शिवदत्त जी थे, और उन्होंने ही जम्मू में एक टेलीविज़न की इंडस्ट्री की शुरुआत की, जिनका जिक्र कुसुम जी बता रही हैं, प्लीज़। जी, और मुश्ताक सर मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो मैंने हमेशा शिवदत्त जी को ना जम्मू में भीष्म पितामह जो हैं टेलीविज़न फील्ड के, मैंने उन्हें समझा है। वो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियल बना रहे थे उन दिनों, कास्तू की शूटिंग चल रही थी, और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, शिव मेहता जी का स्क्रिप्ट था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, और उनको एक लड़की की तलाश थी। तो एज़ यूजुअल प्रोफेसर जिंद्राया साहब ने कहा कि जी एक लड़की आई है, उनको लगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, अगर आपको वो लगता है तो वो मुझे अपने साथ वहाँ पे उस शूटिंग लोकाल पर लेके गए। क्रिमची में उसकी शूटिंग चल रही थी, और मैं वहाँ पे 2-3 सीन्स के लिए सिलेक्ट हुई थी कि 2-3 सीन करने हैं, लेकिन मेरा रोल वहाँ पे जितने पूरे एपिसोड्स उसके बाद शूट हुए उन सब में राइटर ने ऑन स्पॉट स्क्रिप्ट। कुसुम जी ये तो अब आपका काफ़ी लंबा सफ़र है, एक सिर्फ आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम यही कहेंगे कि जो एक्टिंग के क्षेत्र में हैं, क्या बताएंगे उनको कि आप अपने कैरेक्टर को, स्क्रिप्ट को कैसे तैयार करती है, क्या प्रोसेस रहता है आपका? मैं आपको बताऊं मुश्ताक सर, मैंने आप जैसे लोगों के साथ काम किया है, और मैंने ये सीखा है कि देयर इज़ नो सच वर्ड लाइक जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। आप रातों रात सुपरस्टार नहीं बन सकते, आप रातों रात वो अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी जी। आपके पास अगर एक स्क्रिप्ट आता है, आप सबसे पहले रोल को समझिए। आपको स्क्रिप्ट आपने एक बार पढ़ लिया, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है मुश्ताक सर, मेरे हिसाब से वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अपना कैरेक्टर पढ़ा। कुसुम जी आप थोड़ा सा बात करती है, मेरा जहाँ तक मैंने थोड़ा सा देखा, जब भी टेलीविज़न के लिए कोई स्क्रिप्ट आती है तो स्क्रिप्ट को कम पढ़ा जाता है, उसके एपिसोड ज़्यादा कि नहीं, मेरे एपिसोड कितने हैं, कैरेक्टर के बारे में कभी डायरेक्टर को कोई पूछता ही नहीं है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं पूरा स्क्रिप्ट लेती हूँ, सिर्फ अपना रोल नहीं लेती हूँ। मैं स्पेशली मेरी प्रोड्यूसर से ये इल्तिजा रहती है कि आप प्लीज़ मुझे फुल स्क्रिप्ट दे दीजिए, ताकि मुझे उसका सफ़र पता लगे, मुझे उसका पूरा टेम्पो पता चले, और फिर मैं अपने हिसाब से कैरेक्टर को देखती हूँ, एंड देन आई आस्क फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ द डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर जो है ना वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। उसने उस चीज़ को कैसे कंसीव किया, उसने क्या सोचा हुआ उसके लिए, वो उनका एक थिंकिंग पॉइंट है, तो उनका ब्रेन चाइल्ड क्या है, मैं उसको लेती हूँ, और अपना मैं उसमें क्या डाल सकती हूँ एज कुसुम टिक्कू, उसे कैसे पोर्ट्रे करना चाहती हूँ।
वो डाल के उसके कॉम्बिनेशन के साथ मैं उस एक्ट में जाती हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि जब तक जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, आप उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। ये था टेलीविज़न का सफ़र। टेलीविज़न के बाद ये स्टेज पर भी आई, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे ड्रामे किए, जिसमें हिंदी के ड्रामे भी थे और कश्मीरी ड्रामे भी थे। मुझे यहाँ तक याद है। जी 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 बिल्कुल सर। अमृता प्रीतम ने अपने ए लड़की जी स्क्रिप्ट था कृष्णा सोपती जी का, कृष्णा सोपती जी की, उसमें इनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला। कुसुम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप स्टेज से टेलीविज़न में नहीं गई जी, आप टेलीविज़न से स्टेज पे आई है ना। आपका टेलीविज़न, जब आप टेलीविज़न कर रही थी वहाँ का एक अलग सा जॉनर था। जब आप स्टेज पे आई तो क्या फ़र्क लगा आपको? क्या ऐसी क्या चीज़ें सिमिलरिटी में क्या था और अलग क्या था? प्रॉब्लम्स क्या थी? वो ज़रा थोड़ा सा। बिल्कुल अलग है। अगर हम स्टेज देखें तो वो बिल्कुल अलग है, टेलीविज़न देखें तो बिल्कुल अलग है। मेरी स्टेज की जर्नी भी जो है ना, वो भी एक चैलेंज के साथ शुरू हुई थी। हमारे एक बहुत जाने माने सीनियर लेखक हैं, मैं आई विल नॉट कोट हिज नेम, उन्होंने एक दिन अभिनव थिएटर में मुझे कहा कि कुसुम, तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, बहुत लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम टेलीविज़न पे काम करते हो, वहाँ पे रिटेक आपके पास होते हैं, कभी स्टेज पर काम करके दिखाओ तो मैं मान जाऊँ। एंड कुसुम टिक्कू तो है ही चैलेंज का दूसरा नाम। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो उसी साल मैंने ए लड़की किया और उसी साल मेरे को पहला अपना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने भूरंग के साथ कंटिन्यू की अपनी जर्नी और उसके साथ बहुत सारे प्लेस किया। और दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का मुझे कश्मीरी प्ले के लिए मिला था, ग्रंथ के लिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि व्हाट इज, मतलब आपको मैं वहाँ उसी पे आ रही हूँ। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टेज के साथ आपको फिर बाद में एक बार आपने कर लिया ना तो आपको उसकी लत लग जाती है, आपको उसका नशा हो जाता है, यू बिकम एडिक्टिव। क्यों? क्योंकि आपको ऑन स्पॉट टेलीविजन के रिएक्शन के लिए आपको वेट करना पड़ता है, ऑडियंस कब टेलीकास्ट देखेंगी। और स्टेज पे काम करते हुए जब आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, आपने गलती की है तो जूते भी हैं और आपने बहुत बढ़िया किया है तो तालियां भी हैं। तालियों और गालियों का जो मिश्रण है ना, वो स्टेज, वो एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट करता है, वो एक डिफरेंट इंस्टिक्ट होता है। और दूसरे दिन सुबह जब आप सोकर उठते हैं और अपने सामने जब अखबारों के पुलिंदे खोलते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क खोलते हैं और आपकी अगर आपने अच्छा काम किया तो तारीफ़ होती है, ऑन स्पॉट होती है, तो आपको वो महसूस होता है कि हाँ, मैंने इस कैरेक्टर को जिया है और आपकी क्षमता सामने नज़र आती है। और इसके साथ एक और ख़तरा भी है जी। सुबह उठ के जब आप अखबार की सुर्खियों में अपना नाम देखते हैं, अगर वही शो शाम को करना हो तो बड़ा डेंजरस होता है। बहुत डेंजरस होता है। क्यों होता है डेंजरस? क्योंकि जो आपने कल परफॉर्मेंस दी है वो आज नहीं होगी, जो आज होगी वो नेक्स्ट डे नहीं होगी। ये रंगमंच में एक चैलेंज रहता है। रंगमंच में भी, लेकिन मेरा वही है कि आपको प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में क्या मुश्किलातें आई थी जब आप टेलीविज़न से स्टेज पे आई? वो टेलीविज़न में आपके पास रिटेक का समय है, आपको पूरा स्क्रिप्ट एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आवाज़ जो है माइक्स कैच करती हैं। थिएटर में जब आप काम करते हैं तो अगर 1000 चेयर्स की एक स्टेज है तो वो आपकी आवाज़ में वो क्षमता होनी चाहिए कि 1000वीं चेयर जो है वो आदमी को भी उतना ही क्लियर सुनाई दे जितना कि फर्स्ट रो में बैठे हुए आदमी को। आपके एक्सप्रेशंस थोड़े लाउड हो जाते हैं ताकि उनको भी वो दिखाई दे जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ से आपको 2 घंटे का प्ले है या 3 घंटे का है, उसी कैरेक्टर में रहना है। यहाँ से आपको अपनी पोजीशन मार्किंग भी याद रहनी चाहिए, आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट याद रहना चाहिए और उसके बाद आपको कैरेक्टर में भी होना चाहिए। उसके बाद आपके कॉस्ट्यूम चेंज है, लाइटिंग कॉन्सेप्ट है, वो एक साथ कई मशीनरियों की तरह आपका एक ब्रेन जब काम करता है तो तभी बनता है एक थिएटर एक्टर। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जनाब जिस चीज़ में मुश्किल होती है मज़ा भी उसमें दुगना ही होता है। इसीलिए लोग भागते हैं उससे। हाँ। बहुत जल्द भागते हैं। और शॉर्टकट वाला जो आपकी बात है कि शॉर्टकट में
और कोशिशें बिल्कुल, वही करते हैं लोग। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। There is अगर no आप such रंगमंच word. करो तो ईमानदारी से करो, बिल्कुल। टेलीविजन कर रहे हो ईमानदारी हाँ, से आपको करो। 100% देना है। ये नहीं कि बस मैं ये निपटाऊं तो बस चल नहीं, ना, नहीं, क्योंकि आप टेलीविजन से थिएटर में आई हैं और एक्टिंग की अलग अलग विधाएं हैं, एक्टिंग की अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे नेचुरलिस्टिक एक्टिंग है, रियलिस्टिक एक्टिंग है, स्टाइलाइज एक्टिंग है। आप उन सब चीज़ों से पीछे हैं, मतलब आपने वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं है। आपको ये मालूम है ये करेक्टर मुझे करना है जी, इस करेक्टर की आयु ये है जी। और मुझे आपने सेल्फ, जैसे आप कहें, हम ये कह सकते हैं कि यू आर ए सेल्फ मेड। बिल्कुल। मैं आपको है ना? बताऊं सर, मैं जब टेक्निकलिटीज बाकी- होती है ना, बाकी वहाँ आपको- डायरेक्टर पे डिपेंड हो जाना चाहिए आपको। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप पढ़े नहीं हो उस माध्यम को, तो जहाँ पे टेक्निकलिटीज का सवाल है, आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डायरेक्टर को। उसको पता है कि उसको आपका शॉट लेफ्ट से लेना, राइट से लेना। डायरेक्टर जो थिएटर का, उसको पता है कि आपकी एंट्री लेफ्ट से होनी चाहिए, राइट से। उसके साथ बहस मत कीजिए, सरेंडर योरसेल्फ, क्योंकि टेक्निकलिटीज में आप एज एन एक्टर नहीं पढ़िए, आप अपने कैरेक्टर के पीछे पढ़िए ना एज एक्टर। Exact. आप उस पर काम कीजिए ना कि एज एक्टर अगर मुझे रेड पहनना है, इसलिए नहीं पहनना है कि ये रेड मुझे इस टाइम सूट कर रहा है, इसलिए पहनना है कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है, इसमें रेड का इम्पैक्ट जो है डेंजरस जाएगा। नहीं, वो तो डिजाइनर का वो काम है, हाँ, वो मतलब आप अपने ऊपर काम कीजिए। आपका सारा ध्यान जो है उस पे काम कीजिए कि आपका कैरेक्टर क्या है, वो आपसे क्या बुलवाना चाहता है। टेक्निकलिटीज आप दूसरे हर एक डिपार्टमेंट का अपना इवन के टेलीविजन में भी यही है। बिल्कुल, हर कि जगह। टेलीविजन में भी अगर आप कपड़े पहनते हैं तो वो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट कैरेक्टर को लेके होता है। मेकअप वाले को उसका काम करने दीजिए, कॉस्ट्यूम वाले को उसका काम करने दीजिए, डायरेक्टर को उसका काम करने दीजिए। आप अपना जो करने आए हैं उस काम को बखूबी निभाइए और उसमें अपना 100% दीजिए। एग्जैक्ट। यू विल शाइन ब्राइटर एंड ब्राइटर ईच एंड एवरी डे। कहाँ देखती हैं आज जम्मू कश्मीर का थिएटर? या मैं अगर मैं सच बताऊं सर, तो जम्मू कश्मीर में जैसा कि लोग बोलते हैं कि जिस तरह के टर्मोइल से हम लोग दो चार हुए हैं, जिस तरह हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिलती थी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, अगर फिर उसके बावजूद आज मैं सफ़र देखती हूँ अपने लोगों का। मैं आप जैसे, आप संगीत नाटक अकेडमी हैं, हमारे यहाँ पद्मश्री हैं, मैं जब आप जैसे लोगों को देखती हूँ और उसके बाद यंगस्टर्स को देखती हूँ, तो प्रो एंड कॉन्स हर जगह मुझे दिखाई देते हैं। मुझे वो चिंगारी नज़र आती है कि हाँ, ये दीप प्रज्वलित हो रहा है, लौ थोड़ी धीमी है लेकिन टिमटिमा रहा है, जगमगा रहा है, बस उसमें वो थोड़ा सा तेल डालने की ज़रूरत है। नहीं, मैं वो तेल डालने की, जैसे आपने कहा कि यहाँ के हालात ऐसे रहे, लेकिन मैं भी उस हालात में निकला हुआ हूँ। हालात जैसे भी रहे, लेकिन फनकार अपने फन से पीछे नहीं हटा। वो इसीलिए तो आप आगे निकल गए। उस दौरान उस हालात में भी काम होता रहा। इसीलिए तो आप संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ही हैं आज। नहीं, उसको है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज जिस जनरेशन को आप देख रहे हैं, हमारे आगे एक जनरेशन उनकी दौड़ थोड़ी तेज है, वो वही शॉर्टकट में विश्वास क्या कर रहे हैं, वो मतलब क्या, वो किस स्टेज पे हैं उनमें से मैं जी बिल्कुल मुश्ताक सर, मैंने जब मैं आज की जनरेशन को देखती हूँ तो मुझे उनमें वो आगे बढ़ने का जो है ना, एक उतावलापन जो है ना, आप कह रहे हैं ना, तेल डालें दीप, वो नहीं है। उसके लिए तेल कहाँ डालें, वो दीपक, वो रूई की गड्डी नहीं, उतावलापन कुछ ज्यादा है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि देयर इज नो शॉर्टकट। तो वो उतावलापन जो है ना, वो उतावलेपन से ज़्यादा अगर ठहराव हमारे अंदर आए तो ठहराव के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उतावलेपन में अक्सर ठोकर लग जाती है और इंसान गिर जाता है। आप एक बार गिरकर संभल सकते हैं, दो बार गिरकर संभल सकते हैं, लेकिन तीसरी ठोकर पर आपकी जख्म जो हैं वो ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए वो उतावलापन खत्म करना पड़ेगा। टेलीविज़न एकदम बंद हो गया, डीडी कश्मीर, जम्मू दूरदर्शन बंद हो गया जी। क्या स्टेज थिएटर बढ़ा? नहीं, मैं अगर देखूं तो लोग कहते हैं कि मुझे आप भी माफ़ करेंगे कि थिएटर कमर्शियल लोगों के लिए नहीं है, लेकिन थिएटर भी कमर्शियल हो रहा है। कमर्शियल लोगों के लिए नहीं है, लोग ऐसी भैया गलत है। हाँ, थिएटर कमर्शियल है, अगर आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। और हमारी लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सर ये है कि हम थिएटर को थिएटर करने के नज़रिए से नहीं देखते हैं। अगर हम टेलीविज़न को एपिसोड के हिसाब से देखते हैं तो थिएटर भी अगर किसी हद तक हो रहा है तो सिर्फ इस हद तक हो रहा है कि मुझे किस इंस्टीट्यूट के, आई विल नॉट कोट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, किस इंस्टीट्यूट के
कितने ग्रांट्स हो रहे हैं, मुझे कल के पेपर में क्या छपवाना है, और मुझे किस इंस्टीट्यूट के कितने शोज़ मिलेंगे। और अगर आपने, मैं शायद अब थोड़ी रफ भी हो जाऊं, मुझे आप उसके लिए माफ़ करेंगे, हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं कि ये एक शो मैंने तैयार किया है, इसको मैं आप यहाँ भी पेश करूँ, वहाँ भी पेश करूँ, यहाँ भी पेश करूँ, ठीक है कीजिए आप, ये आपका हक है। और जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा लोगों तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उसको उस मयार तक ले जाए। मेरा ये मानना है कि जब आप उसको किसी इंस्टीट्यूट के तहत दिखाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत दिखाते हैं, तो केरला में बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर की प्रस्तुति ये आई है तो इसका मतलब ये मयार है इन लोगों का। इसमें सीधी सी बात है कि बाहर जितना भी कमर्शियल काम होता है, हमारे जम्मू कश्मीर में कमर्शियल कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं खुद कमर्शियल जॉनर में से हो के आया हूँ, मैं कमर्शियल काम पे जाता हूँ लोगों का। अगर मुझे बाहर की रेपर्टरी कंपनी बुलाती है तो उनका प्ले कमर्शियल होता है जी, है ना। और मैंने ड्रामे की टिकट 2.5 लाख रुपए में सेल होते देखे। उस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, लेकिन वैसा प्रोडक्ट भी तैयार करना है, वैसा हमारे जम्मू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा दर्शक ही नहीं, टिकट वाला दर्शक तो है बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल टिकट को तो छोड़िए, इनविटेशन का दर्शक भी नहीं है। उसमें क्या कमियां रही होंगी वो एक अलग। डोगरी को कहाँ देखते हैं कुसुम जी? बड़ी बड़ी बातों में लोगों की, मुझे माफ़ कीजिएगा, लोगों की बड़ी बड़ी बातों में, लेकिन छोटे पैमाने पर अगर शुरू करने को कहेंगे तो उन्हें हिचक होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ सर। आई एंकर द प्रोग्राम्स, ठीक है। मैं जब किसी से मिलने जाती हूँ, अगर मैं एक सिंपल डोगरी में ही उससे बात करूँगी तो उनको लगता है कि शायद इसको उतना नॉलेज नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं जाके अपने मतलब अंग्रेज़ी को ज्वाइन करवाना पड़ता है, हिंदी को ज्वाइन करवाना पड़ता है, ये उसको बताना पड़ता है कि आई कैन स्पीक ईच एंड एवरी लैंग्वेज। ते भरावा मिगी एक बारी टेस्ट ते करी लाओ, मौका तो दिओ। ते डोगरी भी मेरी अपनी भाशा है, ते डोगरी जिन्नी देर तक अस अपने घरें च शुरू नहीं करगे ना सर, जिन्नी देर तक अस इस गल दा मान नहीं करगे कि साड़ा बच्चा जिहड़ा है 6 साल का 8 साल का बच्चा कॉन्वेंट पढ़ते हुए भी डोगरी बोली सकता है, कश्मीरी बोली सकते, अपने माँ बोली बोली सकता है, जिन्नी देर तक अस इन्हें चीज़ें का मान नहीं करगे, शर्मिंदा होंदे रहोगे कि 4 बच्चों के बीच साड़ा बच्चा डोगरी बोलता रहोगा। डोगरी भाषा कुदै नहीं पुज्जी सकती, कुदै नहीं पुज्जी सकती। ये सब कुछ तुंदे हत्थ है, मेरे हत्थ है। व्हाट अबाउट द आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस? Art, culture and languages, again we are taking the slogans each and every day. We are coming out with the slogans to preserve our art, culture and languages. हमें उसकी रक्षा करनी है। कैसे करनी है? अपनी दुकान पे कैसे करनी है? आप पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे मतलब बताइए। आपका ये कहना है कि कई लोग डोगरी को लेके, आर्ट कल्चर लैंग्वेज को लेके अपनी दुकानदारी चला, दुकानदारी, हाँ, मेरे को बताइए आप। मैं आज आप आई एम गेटिंग कैरिड अवे। आपके पास डोगरी की भाषा की मतलब कुछ अगर ऐसी रचनाएं हैं जो किसी की पढ़ाई में काम आ रही है, उसकी थीसिस के लिए काम आ रही हैं, उनके पास वो अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में। आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं, गिने चुने लोग, मुझे अपनी लाइब्रेरीज दिखा दें, सो कॉल्ड लिटरेचर का रोना पीटने वाले, या मुझ जैसे कलाकार के हम लोग पढ़ते कितना है, हमारे घर में कितनी बुक्स हैं। बुक्स छोड़िए, आजकल तो आपकी बुक्स यहाँ पे हैं। कितने लोगों ने कितना लिटरेचर पढ़ा है, कितना आर्ट के बारे में तालीम हासिल की है। इट्स ऑल इन अ कमर्शियल वे। हमारा आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस सिर्फ यहाँ इस टेबल की बातों तक ही सीमित है अभी भी। कुसुम जी, बातें बहुत हैं करने के लिए और वक्त कम है जी। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यही कहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना है जी। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं डिस्कस की। कुसुम जी का एक्टिंग से सफ़र है, एंकरिंग का भी सफ़र है, और इत्तेफाक से मैं जैसे कहता हूँ कि जो भी यहाँ आके बात इंटरेक्शन में करता है वो मेरे साथ जुड़ा होता है। कुसुम जी ने मेरे साथ एक, जब ये जवानी में थी, मैं भी थोड़ा सा जवानी में था, हमने एक बूढ़े का रोल किया था और we were awarded for that। हाँ, और कुछ दिन पहले हम रियल में वैसे कपल एक बने।
तो ये एक अच्छी मुलाकात रही कुसुम जी के साथ। कुसुम जी, आपका एक बार फिर शुक्रिया ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, टैलेंट स्पीक के लिए। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारा जो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को, ट्विटर और इंस्टाग्राम को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।